नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। हम आप सभी के मध्य में उपस्थित हो चुके हैं हिंदी साहित्य इतिहास के वैकल्पिक प्रश्नों के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को, जो आप सभी के लिए केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसएसबी, ईएमआरएस, यूपीटीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी व सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक साबित होगा। एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। यह चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भी आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। हवन उपन्यास निम्न में से किसकी कृति है? उषा राजे सक्सेना, सुषुम बेदी, दिव्या माथुर, उषा प्रियंवदा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने है, हवन उपन्यास इनमें से किसकी कृति है? तो आप सभी का जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प बी, सुषुम बेदी जी का उपन्यास है हवन। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सुषुम बेदी मूल रूप से पंजाब मूल की जो है रहने वाली हैं। कहाँ की? पंजाब मूल की रहने वाली हैं और कोलंबिया विश्वविद्यालय में हिंदी की प्राध्यापक हैं। हवन, लौटना, कतरा दर कतरा, इतर, गाथा अमरवेल, नवा भूम की रसकथा, मैंने नाता तोड़ा, पानी केरा बुदबुदा इनके उपन्यास हैं। उसके बाद में चिड़िया और चील, सड़क की लय और अन्य कहानियाँ, तीसरी आँख, यादगारी कहानियाँ इनके कहानी संग्रह हैं। फिर शब्दों की खिड़कियाँ, क्या है? शब्दों की खिड़कियाँ, इतिहास से बातचीत इनके काव्य संग्रह हैं। हिंदी भाषा का भूमंडलीकरण मोर्चे उपन्यास हैं। आरोह अवरोह, वाटर कारा बलबस इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? सुषुम बेदी जी की। फिर आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। उषा राजे सक्सेना, ये जो है यूनाइटेड किंगडम में हैं और मूल रूप से उत्तर प्रदेश गोरखपुर की हैं। दिव्या माथुर, ये भी यूनाइटेड किंगडम में हैं, मूल रूप से दिल्ली से हैं ये। उषा प्रियंवदा अमेरिका में हैं, कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। माया भारती नॉर्वे में हैं और श्रद्धा जैन सिंगापुर में हैं। ये सभी जो है प्रवासी भारतीय महिला साहित्यकार हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में से हिंदी भाषा में सबसे पहला खेला गया नाटक कौन सा था? विद्या सुंदर, नहुष नाटक, शकुंतला नाटक, जानकी मंगल। हिंदी भाषा में सबसे पहले खेला गया नाटक कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प डी, यानी कि जानकी मंगल। उसके बाद में अगला है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध की पंक्तियों के सही अनुक्रम पर विचार कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के विषय में। बचपन में दादी जाते पर वो गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विह्वल होकर गाती। तो ये क्या है? सही नहीं है। फिर अगले कथन को देखते हैं। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने, मेरी एक मेहमान, महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। ये क्या है? सही है। ये जो है आपका क्या है? सही है। फिर अगला है आपका, और इतने में पूरब से हल्की सी उजास आती है और शहर के
इस शोर शराबे भरे बियाबीन में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जंतसार गीत हल्की सी भी सिहरन पैदा कर जाती। तो ये भी क्या है, सही है, यानी इसमें क्रम लगाना है। फिर है आपका, कैसे मंगल में प्रभात की कल्पना थी और कैसी कालरात्रि आ गई, एक दूसरे को देखने में डर लगता। यानी ये सभी कथन जो हैं इसी निबंध के हैं, इसको क्रम से लगाना था। तो आपका सही क्या होगा, विकल्प सी उत्तर माना जाएगा, BADC। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग, एक बार हम लोग पुनः देख लेते हैं इसके अनुक्रम को। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने मेरी एक मेहमान महानगरी वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। फिर है, बचपन में दादी जाते पर वो गीत गाती, मेरे घर के बाहर जाने पर विदेश में रहने पर वे ही ये गीत विह्वल होकर गाती। कैसे मंगल में प्रभात की कल्पना थी और कैसी कालरात्रि आ गई, एक दूसरे को देखने से डर लगता है। फिर है, और इतने में पूरब से हल्की सी उजास आती है और शहर के इस शोर भरे बियाबान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जंतसार गीत हल्की सी सिहरन पैदा कर जाती है। फिर हम लोग देखते हैं मेरे राम का मुकुट के बारे में। तुलसीदास ने कानन को सत अवध समाना कहा है और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कल की कुटिल चाल देख पड़ी। फिर लागत अवध भयावा हारी, मानहु काल रात अंधियारी, ये भी उसी में अंश है। फिर है, घर मसान हो गया, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए, पेड़ सूख गए, लताएं कुमला गई। तो ये सभी अंश हैं मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ललित निबंध में। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, मैथिली शरण गुप्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम लोग विचार करते हैं। सबसे पहले क्या है, मैथिली शरण गुप्त की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों और मान्यताओं की फलश्रुति है। ये तो बात बिल्कुल सही है। मैथिली शरण गुप्त की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी की मान्यताओं और आदर्शों की फलश्रुति है। ये बिल्कुल जो है सही बात है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। फिर है अगला कथन, मैथिली शरण गुप्त का जन्म बांदा में हुआ था, बिल्कुल गलत है। अगला क्या है, मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता 1905 में सरस्वती में प्रकाशित हुई है। तो ये क्या है बात, बिल्कुल सही है। मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता 1905 में सरस्वती में प्रकाशित होती है। फिर अगले कथनों को हम लोग देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त के परिवार में शैव भक्ति की परंपरा थी। तो ये बात क्या है, ठीक नहीं है, शैव भक्ति की परंपरा नहीं थी। अगला है, मैथिली शरण गुप्त का काव्य मर्यादा और संयम की डोर से बंधा हुआ, ये बिल्कुल सही है। तो आपके सही कथन कौन कौन से हैं, A, C और E अर्थात विकल्प सी आपका कूट सही जवाब माना जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी इनकी कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों और मान्यताओं की फलश्रुति है। इनकी पहली कविता 1905 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। इनका काव्य मर्यादा और संयम की डोर से बंधा हुआ है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इनका जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ है। इनके परिवार में वैष्णव भक्ति की परंपरा थी। हेमंत इनकी खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता है। हेमंत जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। महत्वपूर्ण ये बातें हैं, आपको ध्यान में रखना है। साकेत 12 सर्गों में, जय भारत 47 शीर्षकों में विभक्त इनके क्या है, महाकाव्य है। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ब्रज किशोर निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, मानस का हंस, धरती धरना अपना। तो ये भी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रज किशोर किस उपन्यास का पात्र है? तो आपका जवाब क्या माना जाएगा, विकल्प बी यानी परीक्षा गुरु उपन्यास का पात्र है ब्रज किशोर। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग।
लाला श्रीनिवास दास जी का ये उपन्यास है परीक्षा गुरु किसका है? लाला श्रीनिवास दास का है। इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1882 ईस्वी में। और ये जो उपन्यास है प्रकरणों में विभक्त है। किसमें? प्रकरणों में। डॉक्टर गोपाल राय ने इसे उपदेशाख्यान तथा स्वयं लेखक ने इसे एक नई चाल की पुस्तक कहा है। लेखक ने क्या कहा है? यानी श्रीनिवास दास जी ने नए चाल की पुस्तक कहा है। ये सभी बातें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। फिर परीक्षा गुरु के संदर्भ में इसमें वृंद, हरिवंश, कबीर, शारंगधर, गंग, भर्तृहरि, तुलसीदास के दोहे और काव्य पंक्तियां स्थान स्थान पर दी गई हैं। और इसमें हितोपदेश, मनुस्मृति, भोज प्रबंध, श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु पुराण, श्रृंगार संग्रह, सभा विलास इत्यादि की पंक्तियां दी गई हैं। उसके बाद में सौदागर की दुकान, सौदागर की दुकान, अकाल में अधिक मास, संगति का फल, मित्र विलाप, विषयाशक्त, इसके क्रमशः 5 प्रकरण हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। क्या है? कुछ यहाँ पे अन्य उपन्यास दिए गए हैं विकल्पों में जो थे। धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास है। मानस का हंस अमृतलाल नागर का उपन्यास है। देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरी दत्त का उपन्यास है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ब्रिटिश काल में प्रेस पर सेंसरशिप सर्वप्रथम कब लगाई गई? और ये भी आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रिटिश काल में प्रेस पर सेंसरशिप सर्वप्रथम कब लगाई गई? 1780, 1799, 1818, 1823। तो आपको बताना है कब लगाई गई। सही जवाब इस प्रश्न का क्या माना जाएगा? विकल्प बी, 1799 में ब्रिटिश काल में प्रेस पर पहली बार जो है सेंसरशिप लगाई जाती है, 1799 में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। और ये सेंसरशिप लगाया किसने था? लॉर्ड वेलेजली ने लगाया था। 1799 में सभी समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम पारित कराया और युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। 1807 में यह अधिनियम पत्रिकाओं, पंपलेट, पुस्तकों पर भी लागू कर दिया। और 1818 में लॉर्ड होस्टिंग्स ने इस अधिनियम को क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर भारत से प्रेस संबंधित प्रमुख तथ्य। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1556 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में की गई। कब? 1556 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में की गई। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को लॉर्ड रिपन ने 1882 में रद्द कर दिया। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियाट। उसके बाद में अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्या है? नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है। नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है। सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर बिछा दी जाती है। राग दरबारी उपन्यास में किसका यानी किस पात्र का ये कथन है? सनीचर, खन्ना मास्टर, रामाधीन, रंगनाथ। तो इसमें जो दिए गए हैं पात्र, इनमें से किसी का जो है कथन नहीं है। ये कथन किसका है? गयादीन का ये कथन है। गयादीन कहता है कि नैतिकता समझ लो यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है। सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर बिछा दी जाती है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? गयादीन। और ये किस उपन्यास का कथन है? राग दरबारी उपन्यास का। और राग दरबारी उपन्यास किसका है? श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा रचित है राग दरबारी उपन्यास। और ये कथन गयादीन नामक पात्र का है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ है। और ये उपन्यास शिवपालगंज गांव पर आधारित है। इसमें अन्याय, विसंगत, शोषण, भ्रष्टाचार, मूल्यहीनता, विडंबना इत्यादि को व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद में फिर राग दरबारी उपन्यास के
महत्वपूर्ण तथ्य हैं। शिवपालगंज में स्थित इंटरमीडिएट कॉलेज का नाम था छंगामल इंटर कॉलेज। क्या नाम था? छंगामल इंटर कॉलेज। पात्र हैं रंगनाथ, वैद्य जी, लंगड़, सनीचर, रूपन बाबू, बद्री पहलवान, मास्टर खन्ना, गयादीन आदि। फिर हम लोग देखते हैं इस उपन्यास के कथनों को। नैतिकता का नाम न लो, मास्टर साहब किसी ने सुन लिया तो चालान कर देगा। ये कथन किसका है? गयादीन कहता है नैतिकता का नाम न लो मास्टर साहब, किसी ने सुन लिया तो चालान कर देगा। फिर है अगला कथन, सच्ची बात और गधे की लात को झेलने वाले बहुत कम मिलते हैं। ये कथन किसका है? छोटे पहलवान कहते हैं कि सच्ची बात और गधे की लात को झेलने वाले बहुत कम मिलते हैं। ये किसका कथन है? छोटे पहलवान का। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, तुम जड़ पाषाण पिंड हो, तुम्हारे अंदर न देवता है न पशु, है एक अडिग जड़ता। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में ये कथन किसका है? सुचरिता, महामाया, भट्टिनी, न्यूनिया। तुम जड़ पाषाण पिंड हो, तुम्हारे अंदर न देवता है न पशु है एक अडिग जड़ता। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में ये कथन किसका है? तो आपका जवाब होगा विकल्प डी, न्यूनिया कहती है ये कि तुम जड़ पाषाण पिंड हो, तुम्हारे अंदर न देवता है न पशु है अडिग जड़ता। किस कथन यानी कहां से लिया गया है? बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का ये कथन है। जिस क्षण मैं अपना सर्वस्व लेकर इस आशा से तुम्हारी ओर बढ़ी थी कि तुम उसे स्वीकार कर लोगे, उसी समय तुमने मेरी आशा को धूलिसात कर दिया। उस दिन मेरा निश्चित विश्वास हो गया तुम जड़ पाषाण पिंड हो। ये कौन कहता है? न्यूनिया कहती है। और बाणभट्ट की आत्मकथा ये उपन्यास किसका है? आप सभी लोग जानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ है? 1946 ईस्वी में। इसके प्रमुख पात्र हैं बाणभट्ट, ये नायक है, भट्टिनी या चंद्रदधित, न्यूनिया या निपुणिका, सुचरिता, विरतिवज्र, महामाया, तुवर मिलिंद, अघोर भैरव, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। चारुचंद्रलेख 1963 ईस्वी, पुनर्नवा 1972-73, अनामदास का पोथा 1976, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य के अंदर पशुता बार बार प्रकट होती है और वो बार बार उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। यह है किस निबंध का कथन है? उठ जाग मुसाफिर, संस्कृत और सौंदर्य, नाखून क्यों बढ़ते हैं उत्तर फाल्गुनी के आसपास। तो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा इस प्रश्न के लिए? आपका उत्तर होगा विकल्प सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध में यह अंश है कि मनुष्य के अंदर पशुता बार बार प्रकट होती है और वो बार बार उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। किसका निबंध है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, नाखून क्यों बढ़ते हैं। फिर इसी निबंध से अन्य बातें हैं। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के शस्त्र और अस्त्र थे, वे विजयी हुए। अगला कथन है इसी निबंध से, जातियां इस देश में अनेक आईं, लड़ती झगड़ती भी रहीं, प्रेम पूर्वक बस भी गईं। फिर अगले जो है कथन को देखते हैं इसी निबंध से, बच्चे ये जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्यों की महिमा को सूचित करती हैं। उठ जाग मुसाफिर, ये निबंध और निबंध संग्रह किसका है? विवेकी राय जी का। संस्कृत और सौंदर्य निबंध किसका है? नामवर सिंह जी का। उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध किसका है? कुबेरनाथ राय जी का। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन मजदूरी और प्रेम निबंध के उपशीर्षक हैं? देखते हैं हम लोग इनमें से कौन से मजदूरी और प्रेम निबंध के शीर्षक हैं, उपशीर्षक कौन से हैं। तो मजदूर की मजदूरी ये उपशीर्षक है,
प्रेम मजदूरी ये भी उपशीर्षक है, और मजदूरी और कला ये भी उपशीर्षक है। तो यानी ए सी डी किसमें है आपका? विकल्प ए में, और यही आपका विकल्प ए उत्तर के रूप में कूट आपका सही होगा। मजदूरी और प्रेम निबंध किसका है? सरदार पूर्ण सिंह जी का है। किसका है? सरदार पूर्ण सिंह जी का है। इस निबंध के उपशीर्षक हैं हल चलाने वाले का जीवन, गडरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। उसके बाद में इसी निबंध के महत्वपूर्ण अंश हैं, है रीत आशिकों की तनमन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। है रीत आशिकों की तनमन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। इस निबंध में जोन आव अर्क, टॉलस्टॉय, उमर खयाम, खलीफा उमर, कबीर, रैदास, गुरु नानक, भगवान श्री कृष्ण का जिक्र है। गिरवे वस्त्रों की पूजा क्यों करते हो? गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो? रविवार क्यों मनाते हो? 5 वक्त नमाज क्यों पढ़ते हो? त्रिकाल संध्या क्यों करते हो? सभी इसी निबंध में अंश हैं, बातें हैं। फिर अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने है। दिन के उजाले में वो गवाह थी, मुजरिम थी हर चीज का उसे तकाजा, अभी सकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं, सब खींचातानी खत्म हो गई, जो अपना है वो बिल्कुल अपना सा हो गया, जो अपना नहीं है उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। ये उद्धरण किस कहानी से लिया गया है? और कहानियां आपके सामने हैं। आकाशदीप, अपना अपना भाग्य, सिक्का बदल गया है, दिन के उजाले में वो गवाह थी, मुजरिम थी हर चीज का उससे तकाजा, अभी अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं, सब खींचातानी खत्म हो गई, जो अपना है वो बिल्कुल अपना सा हो गया, जो अपना नहीं है उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं है। तो ये उदाहरण जो है किस कहानी का है? परिंदे कहानी का ये उदाहरण है। किस कहानी का है? परिंदे कहानी का है। और परिंदे कहानी किसकी है? तो ये कहानी है निर्मल वर्मा जी की। किसकी है? निर्मल वर्मा जी की है। और ये कहानी भी है और कहानी संग्रह भी है। इस परिंदे कहानी संग्रह में 7 कहानियां संग्रहित हैं। डायरी का खेल, माया का मर्म, तीसरा गवाह, अंधेरे में, पिक्चर पोस्ट कार्ड, सितंबर की एक शाम और परिंदे, ये 7 कहानियां हैं इस संग्रह में। फिर उसके बाद में गिरीश नेगी, कुमाऊं रेस्टोरेंट के कैप्टन, लतिका, मिस्टर ह्यूबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी इस कहानी के पात्र हैं। परिंदे कहानी का प्रकाशन हंस पत्रिका के अर्धवार्षिकांक में हुआ था, और जबकि परिंदे कहानी संग्रह का प्रकाशन 1960 ईस्वी में होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, यानी उपन्यास हैं और उनके पात्र हैं, और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने है। तो देखते हैं हम लोग कौन किस में पात्र है। सबसे पहले है बेनी माधव, ये किस उपन्यास का पात्र है? तो ये है मानस का हंस उपन्यास का पात्र बेनी माधव। फिर पटेश्वरी जी किस उपन्यास में है ये? तो पटेश्वरी जी ये गोदान उपन्यास के पात्र हैं। फिर सकलदीप है, सकलदीप ये किस उपन्यास का पात्र है? तो सकलदीप ये मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। और नरोत्तम जो है ये झूठा सच उपन्यास का पात्र है। बेनी माधव मानस का हंस, पटेश्वरी गोदान, सकलदीप मैला आंचल, नरोत्तम झूठा सच का पात्र है। तो आपका सही मिलान किया गया इस प्रश्न का, और कूट के रूप में आपका विकल्प ए उत्तर सही माना जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं इनके प्रकाशन को और इनके लेखकों को। बेनी माधव मानस का हंस अमृतलाल नागर का उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष है 1972। पटेश्वरी गोदान उपन्यास का पात्र है मुंशी प्रेमचंद का है, और इसका प्रकाशन है 1936। सकलदीप मैला आंचल उपन्यास का पात्र है फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है, प्रकाशन है 1954। नरोत्तम झूठा सच उपन्यास का पात्र यशपाल जी का है, और ये 2 भागों में है 1958,
1960 में है। उसके बाद में कुछ आलोचक गोदान को 1935 की रचना मानते हैं। सुमन, गजाधर बाबू, सदन, शांता इत्यादि प्रेमचंद के द्वारा रचित सेवा सदन उपन्यास के पात्र हैं। हरीश यशपाल द्वारा रचित दादा कामरेड उपन्यास का पात्र है हरीश। चलिए आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। निर्गुनिया अमृतलाल नागर द्वारा रचित नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की पात्र है कौन? निर्गुनिया। और ये बालदेव फणीश्वरनाथ ऋण द्वारा रचित मैला आंचल उपन्यास का पात्र है बालदेव। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का संबंध है? अवधी, मगही, भोजपुरी, कन्नौजी। किस बोली का संबंध जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से है आपको बताना है। तो आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, अवधि का संबंध है अर्धमागधी अपभ्रंश से। उसके बाद में अवधि जो है पूर्वी हिंदी उपवर्ग की बोली है। किसकी है? पूर्वी हिंदी उपवर्ग की बोली है, जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो है ये 3 बोलियां आती हैं। फिर हिंदी की उपभाषाएं एवं उनका विकास। पश्चिमी हिंदी में कौरवी यानी खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी आती है और शौरसेनी अपभ्रंश से सभी विकसित हैं। बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली, भोजपुरी आती हैं और बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। फिर है गुजराती भाषा, राजस्थानी हिंदी तथा पहाड़ी हिंदी का विकास भी किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में से कौन अज्ञेय द्वारा रचित कहानी नहीं है? विपथगा, नदी के द्वीप, शरणार्थी, जयदोल। तो आप सब जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। नदी के द्वीप ये जो है अज्ञेय की कहानी नहीं है, विपथगा, शरणार्थी, जयदोल है। फिर क्योंकि नदी के जो द्वीप है ये अज्ञेय जी का चर्चित उपन्यास है। क्या है ये? उपन्यास है। अज्ञेय जी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं तो कहानियां कौन सी हैं? पुलिस की सीटी, शरणदाता, गैंग्रीन, मेजर चौधरी की वापसी, पठार का धीरज। काव्य रचनाएं हैं भग्नदूत, बावरा हेरी, पूर्वा, महावृक्ष के नीचे, नदी की वांक पर छाया। संस्मरण है अरे आयावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। फिर है उपन्यास नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी। ये इनके 3 उपन्यास हैं। और काव्य नाटक कौन सा है? उत्तर प्रियदर्शी। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा गया है एग्जाम में। फिर है अगला बहुत ही अच्छा सा प्रश्न आपके सामने है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त अभावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा, परंतु कैसी विडंबना। लक्ष्मी के लालों का भ्रूभंग और क्षोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या? ये कथन स्कंदगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? मुदगल, कुमारगुप्त और है अगला मातृगुप्त, पर्णदत्त। तो ये कथन किसका है? ये कथन है मातृगुप्त का। स्कंदगुप्त नाटक में ये कथन किसका है? मातृगुप्त का है। मातृगुप्त कहता है कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कब जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त अभावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा, परंतु कैसी विडंबना। लक्ष्मी के लालों का भ्रूभंग और क्षोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या? स्कंदगुप्त नाटक में किसका कथन है? ये मातृगुप्त का है, यानी विकल्प सी आपका सही उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। स्कंदगुप्त नाटक किसका है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। प्रकाशन कब हुआ है? 1928 ईस्वी में। इस नाटक में अंक कितने हैं? तो इस नाटक में 5 अंक हैं। कितने? 5 अंक हैं। फिर है इस नाटक के अन्य महत्वपूर्ण कथन, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन, ये स्कंदगुप्त का कथन है। राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है, ये पर्णदत्त का कथन है।
राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना लोक नहीं है। नहीं तो क्या रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, भट्टारक का कथन है। नहीं तो क्या रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है। फिर आगे है, यदि यह विश्व इंद्रजाल ही है तो उस इंद्रजाली की अनंत इच्छा को पूर्ण करने का साधन ये मधुर मोह आहार मिले। यह है कथन मात्रगुप्त कहता है, यदि यह विश्व इंद्रजाल ही है तो उस इंद्रजाली की अनंत इच्छा को पूर्ण करने का साधन यह मधुर मोह आहार मिले। यह मात्रगुप्त का कथन है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल जुगह दिखायो। मीराबाई विषय छप्पय की यह उक्ति कहाँ से उद्धृत है? 84 वैष्णवन की वार्ता, काव्यमाला, राग कल्पद्रुम, भक्तमाल। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल जुगह दिखायो। मीरा विषय की ये जो है छप्पय कहाँ से लिया गया है? तो आपका जवाब है विकल्प डी, यानी ये भक्तमाल से छप्पय लिया गया है। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल जुगहि दिखायो, ये भक्तमाल का छप्पय है और मीरा के विषय में लिखा गया है। भक्तमाल किसकी रचना है? आप सभी लोग जानते, नाभादास की रचना है। उसके बाद में भक्तमाल में लगभग 316 छप्पय छंदों का प्रयोग है। कितने? 316 छप्पय छंदों का इसमें प्रयोग है, जिसमें 200 भक्तों का विवरण दिया गया है। कितने? 200 भक्तों का विवरण है। इस ग्रंथ में सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक छप्पय प्रयुक्त है जो उनकी विशेषताओं को व्यक्त करता है। इसी ग्रंथ में गोस्वामी तुलसीदास को भक्तिकाल का सुमेरु तथा कलिकाल का वाल्मीकि कहा गया है। इस ग्रंथ में भक्तमाल, नाभादास के भक्तमाल में तुलसीदास को कलिकाल का सुमेरु और कलिकाल का वाल्मीकि कहा गया है। तो ये सभी तथ्य आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को देखा जाना समझा। हमें उम्मीद है कि ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, आपकी आने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए लाभदायक साबित होगा। सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने साथी मित्रों में शेयर करिए। साथ ही साथ कक्षा को आप लोग हाइप अवश्य किया करिए। आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, मनोबल बढ़ता रहेगा, हमें ऊर्जा मिलती रहेगी और हम आप सभी लोगों को अनावरत रूप से कक्षाएं देते रहेंगे। उन सभी साथियों का हार्दिक आभार जो अंत तक प्रतिदिन आकर के कक्षा को वॉच करते हैं और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर दर्ज कीजिए। हम मिलते हैं आपको नए मॉडल पेपर के साथ अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।